गाइडेंस सब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का लघुत्तरीय और प्लस में दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास पढ़ चुके होंगे। अब देखिए, सब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव 50% है तो सब्जेक्टिव भी क्या है, 50% है। अगर सब्जेक्टिव याद है तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्टिव से ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। समझ में आ रहा है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। अगर जीवों में पोषण अनिवार्य, जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है या फिर एक गाड़ी है। मान लीजिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी का इंजन क्या हो गया, अगर इंजन का रिपेयर नहीं किया जाए, जैसे कि मोबिल होता है, मोबिल जानते हो, मोबिल मोबिल जो होता है, मान लीजिए मोबिल जिसे काला काला नहीं होता है, तेल ही समझो मोबिल। वो क्या होता है कि अगर समय पे चेंज ना किया जाए तो क्या होगा, अगर उसे समय पे चेंज न किया जाए तो वो क्या होगा, इंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी के अंदर कोशिका का रिपेयर न हो, जो हमारे शरीर में कोशिका होता है उसका क्या हो, पोषण क्यों अनिवार्य है। उसके टूटे फूटे जो भाग होते हैं, जैसे हमारा उंगली कट गया, थोड़ा सा कट गया आपका उंगली, या किसी का कट गया तो उंगली कट जाता है तो वो क्या, कुछ दिनों के बाद देखते हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़ा सा कट लगने पे। तो क्या होता है, पोषण किस लिए अनिवार्य है, तो हमारे शरीर में टूटे फूटे भागों को क्या, मरम्मत के लिए। वैसे लिखना नहीं है, इसमें क्या लिखा है देखिए, शरीर के विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु क्या है, पोषण अनिवार्य है। संचालन, शरीर के संचालन हेतु, समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर, पोषण की परिभाषा, पोषक तत्वों को क्या करना, यहाँ पे जो हम खाते हैं, जैसे भोजन को ग्रहण करके, भोजन को ग्रहण किया, उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उसमें का फैट्स हो गया, उन सभी को क्या कर लेना, ग्रहण करके अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या कह रहा है, वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। हो गया पोषण। अब चलिए तीसरा नंबर, स्वपोषण में किन किन परिस्थिति में होता है। देखिए, स्वपोषण किन किन परिस्थिति में होता है, तो स्वपोषण देखिए, स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थिति होना आवश्यक, मतलब स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है ये पूछ रहा है, और उसके उत्पाद क्या है। देखिए, इसमें 4 चीज़ बताए थे। हो गया ऑक्सीजन O2, हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल हो गया, और प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, स्वपोषण में निम्न परिस्थिति होना आवश्यक है। पहला क्या है, सूर्य प्रकाश, दूसरा पर्ण हरित, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल एवं खनिज लवण। तो जल ही लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 4 चीज़ होना ही होना है। ठीक है, और इसका उपोत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। क्या चीज़ है, ग्लूकोज। आप लोगों को हम बताए थे क्या है, इसका उपोत्पाद क्या है, ग्लूकोज। क्या चीज़ बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसका सूत्र क्या है, C6H12O6 है। समझ में आया। अब देखिए चौथा, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। पर पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ये सब क्या है, पर पोषण से। समझ में आ गया। पर पोषण में क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे खटमल जू देखते हैं, आपके बाल में रहते जू। और अमरबेल का एक पौधा, इसका उदाहरण अमरबेल का पौधा भी ये परपोषी है, परपोषण का ही प्रकार है। परपोषण में क्या होता है, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बात लेकिन सेम है, परजीवी और परपोषण में दोनों लेकिन सेम ही होता है। जैसे कि मनुष्य भी दूसरे पर निर्भर है, जैसे पौधा, अगर पौधा न रहे तो मनुष्य जिंदा रहेगा, जानवर खाकर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर भी खत्म हो गया तो मनुष्य क्या खाएगा,
खुद खाना बना सकता है? नहीं, उसके लिए तो उसे चावल चाहिए, चावल वो तो पौधे से मिलता है। अगर मांस चाहिए तो जानवर से। तो ये भी दूसरे जीवों पर ही निर्भर है। ये भी ठीक है, परजीवी और परपोषण एक दूसरे का क्या है, दोनों परिभाषा हो सकता है, ठीक है। चलो 5वां क्या है, मृतजीवी पोषण। इसमें सड़े गले क्या होता है, सड़े गले, सड़े गले को क्या करता है, खाता है। इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है, सड़े गले सड़े गले जानवरों या मृत पौधे को क्या करता है, अवशिष्ट को ये खाता है। समझ में आ गया। और इसे क्या कर देता है, बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में से कन्वर्ट कर देता है। देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं के, देखिए मरे हुए जंतु एवं पौधे के शरीर से अपना भोजन को शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते, जैसे गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया। तो ये सभी हो गया, जिसे मशरूम कहते, क्या कहते हैं, मशरूम। मशरूम खाए है, वो मशरूम दूसरा होता है और ये मशरूम दूसरा होता है। चलिए 6ठा नंबर पर परजीवी। अब परजीवी वही बोले कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते, क्या रहते हैं, निर्भर दूसरे जीवों पर। जैसे हो गया अमरबेल, हो गया अमर बेल, ये भी क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। खुद खाना ये नहीं बना सकते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं निर्भर, ठीक है। लिख लेना एग्जाम्पल में अमरबेल हो गया, जू हो गया, ये सब प्राणी संपोषण। इस प्रकार में जीव क्या होता है, ठोस या तरल रूप में क्या करते हैं, ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें हो जाएगा मनुष्य, हो जाएगा अमीबा, हो जाएगा मनुष्य, अमीबा, ये भी यहाँ पे ही अमीबा है। चलिए तो ये समझ में बताए थे आप लोगों को हम क्लास में। ये क्या है, परपोषण के प्रकार है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, ये तीसरा वाला प्रकार है। वैसा पोषण जिसमें क्या करता है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतु के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, परपोषण। या इसमें कहना वैसा जीव जो दूसरे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। तो इस जैसे कि मनुष्य, मेढक, अमीबा, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण बताए थे आप लोगों को क्या है, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन क्या बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए इसमें क्या करें, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। इसमें भी इस प्रक्रिया में पौधे की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2 की मदद से क्या करता है, 4 चीज़ों की ज़रूरत से ग्लूकोज का निर्माण, अपना भोजन जिसे कहते हैं ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, सभी अगर पत्तियां न रहे तो प्रकाश संश्लेषण न होगा, इसलिए इसे क्या अंग कहा जाता है। अगर इसे हटा दिया जाए, मान लो यहाँ से, तो क्या खाना तना बना लेगा था खाना, या टहनी बना लेगा खाना, नहीं बनाएगा, जब तक पत्तियां तब तक ही। चलो इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, वरना क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल। अगर पत्तियां ही नहीं रहे तो क्लोरोफिल रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्तियां। और क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल जो है अंगक है, अंगक पूछे तो क्लोरोफिल हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन, भोजन पचाने से पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन का जटिल। देखिए भोजन पाचन में क्या होता है, बस ये समझिए, इसमें जो होता है, जो बड़े बड़े योग, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो यौगिक होते हैं, इसमें जो वसा होते हैं, फैट्स होते हैं, वसा, फैट्स, इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ऊर्जा के रूप में निर्माण करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, भोजन का पचाना। देखिए इसमें भोजन जटिल घुलनशील अणुओं का सरलतम घुलनशील अणुओं में विघटित होने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाता है, ठीक है। 11वां नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब 2 जोड़ी होना चाहिए, कितना, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब 6। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला क्या है,
पैरोटीड लार ग्रंथि, दूसरा है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो ये तीन जोड़ी होता है, और ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये सब 2-2 है। जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के आमाशय में कितने भाग बटा होता है? तो मनुष्य का आमाशय 2 भाग में कार्डियल और पाइलोरिक। यहाँ पे कार्डियक और पाइलोरिक है। समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या होता है, आमाशय में जठर रस पाया जाता है, जो कौन सा HCl अम्ल पाया जाता है। यही क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन में क्या मदद करता है? HCl अम्ल को। क्वेश्चन बैंक आप देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक होगा। जो क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या हो? जो पूछे गए सवाल हैं, आपसे जो पूछे गए सवाल हैं, जो आपसे बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, वो सवाल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आप देखिए, देखते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कार्य पहला का है कतर्णक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। पहला मोलर, प्रीमोलर, या केनाय और इंसाइजर, ये सभी है। यहाँ देखिए इंग्लिश में है ये। ठीक है, कतर्णक का काम क्या है? यहाँ देखिए भोजन को काटने का कार्य। भेदक का क्या काम है? इसका कार्य भोजन को चबाना या फाड़ना। और अग्रचवर्णक का क्या काम है? यहाँ तीसरा नंबर, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। चवर्णक का क्या काम है? भोजन को चबाने और पीसने में काम करता है। चलिए दूसरा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। हमारे आमाशय में देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल कीटाणु, जो कीटाणु होता है भोजन के साथ आ गए उसे खत्म करता है। दूसरा, जो हानिकारक बैक्टीरिया जो हैं उन सभी को, हानिकारक पदार्थ हैं उन सभी को नष्ट कर देता है। यहाँ देखिए यह आमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। यह दूसरा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन नामक एंजाइम में बदलने में सहायता करता है। 13वां नंबर, दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम, इसे देखिए हमारे एक छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में, हाँ ऐसे ऐसे ये रहेगा, ऐसे ऐसे उंगली जैसा रहेगा यहाँ ऐसे। और ये क्या करता है? जो भोजन पचा हुआ होता है उससे क्या करता है? जो वसा होता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसे क्या करता है? अवशोषित करता है और विभिन्न कोशिका में क्या करता है? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। और उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। और कोशिका में जाने के बाद हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो उंगली जैसी रचना को दीर्घ रोम कहते हैं। इसका कार्य भोजन में उपस्थित वसा एवं प्रोटीन को अवशोषित करना। पहला क्या? छोटी आंत लीम में अंगुली समान उभरी हुई रचना पाई जाती है, दीर्घ रोम कहा जाता है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। देखो यही है ना, तो याद हो जाएगा। अभी बताएं सजीवों के मुख्य 4 लक्षण नहीं बताए सजीवों को लक्षण। अगर वृद्धि करे, बढ़े तो क्या करे? वृद्धि करे तो क्या? जनन हो, जिसमें जनन, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, वो पोषण, गति, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी क्या हो जाएगा? सजीवों। यह मनुष्य में। और क्या है? पीत क्या है? पीत एक गाढ़ा क्षारीय रंग का द्रव्य होता है, जो कहाँ? यकृत में पाया जाता है। उसमें यहाँ ऐसे यकृत होता है, यकृत ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पित्ताशय होता है और पित्ताशय में पीत होता है। ठीक है, यकृत के अंदर पित्ताशय होता है, पित्ताशय के अंदर पीत होता है, पीत रस होता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य है अम्लीय भोजन को क्या करना? क्षार में बदलना, क्षारीय बना देना, क्षारीय। चलो देखते हैं इसका और क्या कार्य। बहुत सा कार्य होगा। हल्के हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय रंग, जो यकृत की कोशिका से स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। मनुष्य के पाचन में निम्न महत्व है। इसका महत्व यहाँ पे है, देखते हैं। पहला, मनुष्य के पाचन में निम्न महत्व है। यह भोजन के अम्लीय कायम को, अम्लता को समाप्त कर देता है। मतलब भोजन में अम्ल जो है छोटी आंत में आता है, भोजन आया यहाँ से आमाशय से छोटी आंत में, और जो अम्लीय रहता है बताए पहले कि HCl
HCl से क्या ये अम्लीय बन जाता है भोजन और सभी कीटाणु नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्षारीय में बदल देता है। यहाँ पे इधर से ये क्या करता है, यहाँ से निकलता है यकृत से और भोजन को क्षारीय कर देता है। और दूसरा क्या कार्य है, भोजन में वसा का विखंडन एवं पाइशीकरण कर देता है। मतलब भोजन में वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। अब छठा क्या है, पाचन एंजाइम। पाचक एंजाइम को क्या कार्य है, यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह भोजन को अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। सातवां, कोशिका के 4 कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। ठीक है। आठवां, हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। वही ऊपर वाला जो पूछे, भोजन एवं क्रिया उसका विघटन करता है, सेम क्वेश्चन था। 9, कोई वस्तु सजीव है निर्धारित करने के लिए मापदंड का उपयोग। सजीव है तो वृद्धि होगा, श्वसन होगा, जीव द्रव पाया जाएगा और परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी क्या होगा, उपापचय क्रिया हो। तो श्वसन आप लोगों को बता दें सजीवों का लक्षण क्या होता है, वही निश्चय करना है कि सजीव है। चलिए, पोषण बताए थे आप लोगों को, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषण हम यहीं से बताते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते बताए थे, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में जो स्वयं क्या करता है, स्वयं बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे हो जाएंगे, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे स्वपोषण कहेंगे। और परपोषण हेट्रोट्रॉपिक जो होता है वो क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण जीव कहते हैं। परपोषी या परपोषण जीव कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी में क्या होते हैं, मरे हुए जीव जंतु को अपना भोजन करते हैं। और परजीवी में दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, परजीवी परजीवी में क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और प्राणी संपोषी बताए थे, प्राणी संपोषी में आप लोगों को बताए थे, यह ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य मेढक हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, यही है जो लिखा हुआ है, सब यही है। आप लोगों को हम PDF डाल देंगे व्हाट्सएप चैनल पे, आज PDF अभी डाल देंगे। ठीक है, और आप लोग ज़रूर देख लेना PDF को, PDF से नोट्स ज़रूर बना लेना, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेना और इसी से याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समझाए बताए थे। प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए 3-4 चीज़ें आवश्यक है, वही लिखना है। जिस प्रक्रिया पर अपना भोजन स्वयं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल, CO2, H2 मतलब जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। बस यही प्रकाश संश्लेषण है, छोटा समझना। अमीबा में भोजन क्या है और अमीबा पोषण का वर्णन। अमीबा का भोजन क्या है, तो हरा शैवाल हो गया और डाइटम हो गया, डाइटम, ये सभी बताए थे आप लोगों को हम पिछले क्लास में, और वही सब पूछा जा रहा है। अमीबा पोषण का वर्णन क्या है, वर्णन करें। तो अमीबा का में पोषण अधिकतर क्या होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण द्वारा। देखिए, अमीबा का भोजन शैवाल, छोटा बैक्टीरिया, डाइटम और अन्य कोई कोशिकीय जीव, मृतजीवी, कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे टुकड़े में इत्यादि में बदल देते। अधिकतम पोषण इसमें अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, और आप लोगों का क्या हो गया, ये पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आप लोग बताना क्लास कैसा लगा। और इसके बाद हम रसायन शास्त्र का क्या करेंगे, शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे आप लोग को रेगुलर आप क्लास कराई जाएगी, रेगुलर 2 क्लास रहेगी। ठीक है, एक तो मैथ का क्लास रहेगी और अन्य सब्जेक्ट का भी रहेगा। जब कभी और सब्जेक्ट पढ़ाना, जैसे हिंदी का हम सोच रहे पहला चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर हिंदी का होगा। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी का, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला है, आश्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। ठीक है, और क्लास कैसा लगा ये ज़रूर अपना राय कमेंट में बोलना।